सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का जो स्पेशियल स्प्रेड है वो इतना अनइवन क्यों है। ज्योग्राफी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अनइवन स्पेशियल स्प्रेड। डेटा ये कहता है कि 90% ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड एरिया पर रहती है। इसका मतलब है कि अर्थ का मैक्सिमम हिस्सा या तो एम्प्टी है या स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ दो टर्म्स आते हैं, एक्यूमेन और नॉन एक्यूमेन। एक्यूमेन वो इलाके हैं जो परमानेंटली इनहैबिटेड हैं, जहां हाई डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट है, जैसे साउथ एशिया के रिवर प्लेन्स या यूरोप के इंडस्ट्रियल जोन्स। दूसरी तरफ नॉन एक्यूमेन वो रीजन्स हैं जो हाश हैं, जैसे हाई लैटिट्यूड्स के फ्रोजन जोन्स, स्कॉचिंग डेजर्ट्स या डेंस रेन फॉरेस्ट्स, जहां इंसान का सर्वाइवल डिफिकल्ट है। अब सवाल ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? वाई डू ह्यूमंस क्लस्टर इन स्पेसिफिक पॉकेट्स? इसके पीछे डिटर्मिनेंट्स काम करते हैं। सबसे प्राइमरी फैक्टर है फिजिकल ज्योग्राफी। टोपोग्राफी को देखो, इंसान हमेशा प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स प्रेफर करता है ओवर माउंटेन्स। क्यों? सिंपल रीजन है, ईज ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। गंगा प्लेन्स में डेंसिटी हाई है क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और खेती करना आसान है, जबकि हिमालयाज में रगेड टेरेन लाइफ को डिफिकल्ट बना देता है। समझ आया? क्लाइमेट इसका नेक्स्ट लॉजिकल फिल्टर है। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, चाहे वो सहारा की गर्मी हो या अंटार्कटिका की ठंड, पॉपुलेशन को रिपेल करते हैं। ह्यूमंस मॉडरेट सीजनल वेरिएशंस प्रेफर करते हैं। फिर आता है वाटर। हिस्ट्री गवाह है, सभी बड़ी सिविलाइजेशंस इंडस वैली से लेकर नाइल तक रिवर वैलीज में ही फ्लरिश हुई, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एंड इरिगेशन। सॉइल्स भी क्रिटिकल हैं। लोमी और अलूवियल सॉइल्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर सपोर्ट करती हैं, जो लार्ज पॉपुलेशन को फीड कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ नेचर ही डिसाइड नहीं करता। फोकस या आज के ज़माने में इकोनॉमिक फैक्टर्स इक्वली पावरफुल है। मिनरल्स का प्रेजेंस, जैसे कटांगा ज़ैम्बिया कॉपर बेल्ट में, लोगों को अट्रैक्ट करता है इवन इफ ज्योग्राफी हाश हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो एक मैसिव पुल फैक्टर क्रिएट करता है, जैसे ओसाका कोबे रीजन इन जापान। लोग गांव से शहर की तरफ भागते हैं जॉब सिक्योरिटी के लिए। फाइनली सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जैसे जेरूसलम या वाराणसी, लोगों को सेटल होने पे मजबूर करती है, और कभी पॉलिटिकल अनरेस्ट या वॉर्स लोगों को भागने पे मजबूर करते हैं, एक्सोडस। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है फिजिकल कंस्ट्रेंट्स और ह्यूमन एस्पिरेशंस का। ये डिटर्मिनेंट्स डिसाइड करते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि एक जमीन कितने लोगों का बोझ उठा सकती है बिना कोलैप्स किए। अब हम पॉपुलेशन के नंबर्स को डीपर लेवल पर एनालाइज करेंगे यूजिंग डेंसिटी मैट्रिक्स। यूजुअली हम अरिथमेटिक डेंसिटी सुनते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया होता है। ये सबसे जेनेरिक मैट्रिक है, लेकिन ध्यान दें, ये मैट्रिक अक्सर मिसलीडिंग होता है। व्हाई? क्योंकि ये अज्यूम करता है कि पूरा लैंड एरिया हैबिटेबल और प्रोडक्टिव है, जो कि सच नहीं है। सोचो जरा, अगर किसी कंट्री में बड़ा हिस्सा डेजर्ट है तो वहां की अरिथमेटिक डेंसिटी कम दिखेगी, पर एक्चुअल प्रेशर उन एरियाज पे बहुत ज्यादा होगा जहां लोग एक्चुअली रह रहे हैं। इसलिए ज्योग्राफी में हम प्रिसिजन मैट्रिक्स यूज करते हैं ताकि रियल पिक्चर समझ सकें। यहां एंटर करता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, सिर्फ वो जमीन जिस पे खेती हो सकती है। ये मैट्रिक हमें रियल फूड सिक्योरिटी प्रेशर बताता है। विजुअल 1 को देखो, इजिप्ट का एग्जाम्पल लो। इजिप्ट की अरिथमेटिक डेंसिटी कम हो सकती है क्योंकि वो डेजर्ट है, लेकिन वहां की फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बहुत हाई है, क्योंकि पूरी आबादी नाइल रिवर के पास एक नैरो स्ट्रिप में रहती है। गॉट इट? मतलब अवेलेबल फर्टाइल लैंड पर बोझ बहुत ज्यादा है। इंडिया और इजिप्ट जैसे कंट्रीज में जहां पॉपुलेशन ह्यूज है और एरेबल लैंड लिमिटेड है, वहां फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ही एक्चुअल बर्डन रिवील करती है, जो अरिथमेटिक डेंसिटी छुपा लेती है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत इंसाइटफुल है। इसका फॉर्मूला है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, यानी कि फार्मर्स, डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। ये मैट्रिक हमें एग्रेरियन एफिशिएंसी बताता है। थिंक लॉजिकली, अगर एग्रीकल्चरल डेंसिटी हाई है, इसका मतलब है कि एक छोटे से खेत पर बहुत सारे किसान काम कर रहे हैं। ये टिपिकली डेवलपिंग नेशंस यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जहां फार्मिंग लेबर इंटेंसिव है और मैकेनाइजेशन कम है। वहां खेती सर्वाइवल के लिए होती है, यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरी तरफ डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएसए में एग्रीकल्चरल डेंसिटी लो होती है,
क्यों? क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी और मशीन्स यूज होती हैं, तो कम लोग मिलकर बड़े एरिया पर खेती कर लेते हैं, यानी मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो जब आप डेटा देखते हैं, तो अरिथमेटिक डेंसिटी सिर्फ एक सुपरफिशियल नंबर है। असली कहानी फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल डेंसिटीज बताती हैं। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बताती है कि जमीन पर पेट भरने का कितना प्रेशर है, और एग्रीकल्चरल डेंसिटी बताती है कि इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड या मैकेनाइज्ड है। ये मैट्रिक्स पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करते हैं समझने में कि कहाँ फूड इनसिक्योरिटी का खतरा है और कहाँ लेबर फोर्स को एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्री में लाने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लो एग्रीकल्चरल डेंसिटी हमेशा डेवलपमेंट का इंडिकेटर होती है। अब हम टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे हिस्टोरिकल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री का ग्राफ देखें तो ये एक जे कर्व बनाता है। विजुलाइज करें, हजारों सालों तक ग्रोथ बहुत स्लो थी। इसको हम स्टैग्नेशन फेज कहते हैं। प्री 1750 एरा में बर्थ रेट्स हाई थे, लेकिन डेथ रेट्स भी हाई थे ड्यू टू एपिडेमिक्स, फैमिन्स एंड लैक ऑफ मेडिसिन। नेट रिजल्ट ये था कि पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड 1750। इसने सब कुछ बदल दिया। साइंस, मेडिसिन और फूड सिक्योरिटी ने मोर्टेलिटी को ड्रास्टिकली कम कर दिया, लेकिन बर्थ रेट्स हाई रहे। रिजल्ट, एक सडन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्पाइक। वर्ल्ड पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुंचने में ह्यूमन हिस्ट्री का पूरा वक्त लगा, 1804 तक, लेकिन अगला बिलियन सिर्फ 100 प्लस सालों में, और अब तो हम हर 12-15 साल में 1 बिलियन ऐड कर रहे हैं। यहाँ एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आता है, डबलिंग टाइम। ये वो वक्त है जो पॉपुलेशन को डबल होने में लगता है। पहले ये सेंचुरीज था, अब ये घटकर कुछ डेकेड्स रह गया है। हालांकि अब डबलिंग टाइम वापस थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ रेट स्लो हो रही है, बट बेस इतना बड़ा है कि एब्सोल्यूट नंबर्स अभी भी ह्यूज हैं। इस ग्रोथ का स्पेशल पैटर्न बहुत अनइवन है। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड और ग्लोबल साउथ डेवलपिंग। डेवलप्ड वर्ल्ड जैसे यूरोप और जापान अब डेमोग्राफिक विंटर फेस कर रहा है, मतलब लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन और स्टैग्नेंट या नेगेटिव ग्रोथ। वहां टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुका है। कॉन्ट्रास्ट में डेवलपिंग वर्ल्ड जैसे अफ्रीका, साउथ एशिया अभी भी हाई ग्रोथ इंजन बना हुआ है। अफ्रीका में ग्रोथ रेट मोर देन 2% है, ड्रिवन बाय हाई फर्टिलिटी और एक बहुत यंग एज स्ट्रक्चर। फ्यूचर का डेमोग्राफिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है। विजुअल चार्ट्स देखें, 1950 में यूरोप का शेयर सिग्निफिकेंट था, लेकिन 2050 तक यूरोप श्रिंक हो जाएगा और अफ्रीका का स्लाइस ड्रास्टिकली एक्सपैंड करेगा। एशिया डोमिनेट करेगा बट स्टेबलाइज हो जाएगा। ये समझें, एक फिनोमिनन है पॉपुलेशन मोमेंटम। भले ही आज फर्टिलिटी रेट गिर जाए, पॉपुलेशन तुरंत स्टॉप नहीं होती। क्यों? क्योंकि पिछली जनरेशन की ह्यूज यंग पॉपुलेशन अब रिप्रोडक्टिव एज में आ रही है। इवन इफ दे हैव फ्यूअर किड्स, द शेयर नंबर ऑफ पेरेंट्स मींस टोटल पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी कुछ डेकेड्स तक। ये इनर्शिया ही आज की ग्रोथ का मेन ड्राइवर है डेवलपिंग नेशंस में। सो फ्यूचर डेमोग्राफिक्स अफ्रीका और एशिया के हाथ में है, जबकि वेस्ट श्रिंक हो रहा है। पॉपुलेशन चेंज हवा में नहीं होता। इसके पीछे 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स काम करते हैं: फर्टिलिटी यानी बर्थ्स, मोर्टालिटी यानी डेथ्स और माइग्रेशन। नेचुरल ग्रोथ निकालने के लिए हम सिंपली क्रूड बर्थ रेट में से क्रूड डेथ रेट को माइनस करते हैं। हम क्रूड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, एज स्ट्रक्चर को इग्नोर करके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। टीएफआर बताता है कि एक एवरेज महिला अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है, मतलब अगर टीएफआर 2.1 है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, 2 पेरेंट्स को 2 बच्चे रिप्लेस करेंगे। अगर इससे ऊपर है जैसे नाइजर में 6.8 तो एक्सप्लोजन होगा। अगर नीचे है जैसे साउथ कोरिया में 0.8 तो पॉपुलेशन कोलैप्स करेगी। मोर्टालिटी इंडिकेटर्स जैसे आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये किसी भी देश के सोशल डेवलपमेंट और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मिरर हैं। अगर आईएमआर हाई है, इसका सीधा मतलब है वहाँ हेल्थ केयर पुअर है। अब आते हैं तीसरे कंपोनेंट पर, माइग्रेशन। माइग्रेशन ग्लोबल पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं करता क्योंकि लोग अर्थ पर ही हैं, लेकिन यह पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है।
ये इंड्यूस्ड चेंज है। माइग्रेशन हमेशा पुश और पुल फैक्टर्स के बीच का बैलेंस होता है। विजुअल 2 को देखें, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। पुश फैक्टर्स वो नेगेटिव रीजंस हैं जो इंसान को अपना घर छोड़ने पे मजबूर करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल टर्मोइल, क्लाइमेट डिजास्टर्स या एपिडेमिक्स। लोग मजबूरी में निकलते हैं। दूसरी तरफ पुल फैक्टर्स वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो डेस्टिनेशन रीजन में अट्रैक्ट करते हैं। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, पीस, स्टेबिलिटी और हेल्थ केयर। गांव से शहर या डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री का मूवमेंट इन्हीं फोर्सेस का नतीजा है। TFR वर्ल्ड हीट मैप विजुअल 3 क्लियरली दिखाता है कि दुनिया डिवाइडेड है। रेड जोन्स अफ्रीका में हाई फर्टिलिटी है, जबकि ब्लू जोन्स यूरोप और ईस्ट एशिया में फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। माइग्रेशन अक्सर रेड जोन से ब्लू जोन्स की तरफ होता है, लेबर सरप्लस एरिया से लेबर डेफिसिट एरियाज की तरफ। ये डेमोग्राफिक बैलेंसिंग एक्ट है। समझ आया? पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बर्ड्स का खेल नहीं है, ये सर्वाइवल और अपॉर्चुनिटी की तलाश का भी आउटकम है। अब हम डेमोग्राफी के सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क को समझेंगे, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक सोसाइटी हाई बर्थ डेथ रेट्स से लो बर्थ डेथ रेट्स की तरफ शिफ्ट होती है, जैसे जैसे वो अग्रेरियन से इंडस्ट्रियल या अर्बन सोसाइटी बनती है। इसमें 5 स्टेजेस हैं। स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेज 1 हाई स्टेशनरी वो दौर था जब मेडिकल सुविधा नहीं थी। CBR और CDR दोनों बहुत हाई थे। एपिडेमिक्स और फूड स्केर्सिटी कॉमन थी, इसीलिए नेट ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो थी। ट्राइबल कम्युनिटीज आज भी इसमें हैं। फिर आता है स्टेज 2 अर्ली एक्सपेंडिंग। यहाँ मेडिकल रेवोल्यूशन आता है। सैनिटेशन और वैक्सीन्स डेथ रेट्स को ड्रास्टिकली गिरा देते हैं, लेकिन बर्थ रेट्स अभी भी हाई रहते हैं क्योंकि सोशल माइंडसेट बदलने में वक्त लगता है। इस गैप की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। सब सहारन अफ्रीका आज इस फेज में है। ये क्रिटिकल है। स्टेज 3 लेट एक्सपैंडिंग में अर्बनाइजेशन और विमेन लिटरेसी बढ़ती है। कॉन्ट्रासेप्शन आता है तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। CBR गिरना शुरू होता है और ग्रोथ स्लो होने लगती है। इंडिया और ब्राजील करंटली इस ट्रांजिशन में है। स्टेज 4 डेवलप्ड सोसाइटीज का स्टेज है, जैसे USA, UK। यहाँ CBR और CDR दोनों लो हो जाते हैं और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। लोग करियर फोकस्ड होते हैं और लेट मैरिजेस कॉमन है। फाइनली स्टेज 5 एक नया फिनोमिनन है। यहाँ CBR इतना गिर जाता है कि वो CDR से भी नीचे चला जाता है, मतलब डेथ्स ग्रेटर देन बर्थ्स। जापान और जर्मनी इस फेज में है, जहां पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। लेकिन इस मॉडल का क्रिटिकल असेसमेंट जरूरी है। सोचो जरा, ये मॉडल यूरोप के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। क्या ये डेवलपिंग कंट्रीज पर एज इट इज अप्लाई होगा? शायद नहीं। डेवलपिंग नेशंस में मोर्टेलिटी तो मेडिसिन से कम हो गई, लेकिन फर्टिलिटी कम होने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। इससे वो डेमोग्राफिक ट्रैप में फंस सकते हैं, जहां पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर रिसोर्सेज नहीं है। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों को जॉब्स दी थी, पर आज के डेवलपिंग नेशंस में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। इसलिए DTM एक गाइड है, यूनिवर्सल लॉ नहीं। हर कंट्री का ट्रांजिशन उसके कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम एज सेक्स पिरामिड्स यूज करते हैं। ये पिरामिड सिर्फ ड्राइंग नहीं है, ये किसी देश की हिस्ट्री और फ्यूचर का एक्सरे है। 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। पहला है एक्सपैंडिंग, ट्रायंगुलर शेप्ड। इसका बेस चौड़ा होता है जो हाई बर्थ रेट दिखाता है, और टॉप नैरो होता है जो हाई एल्डरली मोर्टेलिटी दिखाता है। ये नाइजीरिया और बांग्लादेश जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज का टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है वहां यंग डिपेंडेंसी रेशियो बहुत हाई है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कांस्टेंट, बेल शेप्ड। यहां बेस और मिडिल ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ये इंडिकेट करता है कि फर्टिलिटी रेट गिरकर रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया और USA इस कैटेगरी में आते हैं, जहां ग्रोथ स्टेबल है। तीसरा है डिक्लाइनिंग यानी अर्न शेप्ड। इसका बेस नैरो होता है, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और टॉप चौड़ा होता है, मतलब बुजुर्ग ज्यादा हैं। जापान इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। यहां सबसे बड़ी चिंता श्रिंकिंग वर्कफोर्स और एजिंग पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं की इंडिकेटर्स की। सेक्स रेशियो, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, एक क्रूशियल मेट्रिक है। आइडियली ये बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन एशिया में, स्पेशली इंडिया और चाइना में, सन मेटा प्रेफरेंस और सिलेक्टिव अबॉर्शन की वजह से सेक्स रेशियो स्क्यूड है। मिडल ईस्ट में मेल माइग्रेशन की वजह से इम्बैलेंसेस हैं।
दूसरा इंडिकेटर है डिपेंडेंसी रेशियो। ये रेशियो कंपेयर करता है डिपेंडेंस यानी चिल्ड्रन 0 to 14 प्लस एल्डरली 65 प्लस को वर्किंग एज पॉपुलेशन से यानी 15 to 59 से। अगर यंग डिपेंडेंसी हाई है यानी स्टेज 2 कंट्रीज में, तो देश को स्कूल्स और एजुकेशन पर खर्च करना पड़ेगा। अगर ओल्ड डिपेंडेंसी हाई है यानी स्टेज 5 कंट्रीज में, तो पेंशन्स और हेल्थ केयर पर फिस्कल प्रेशर आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होती है जब डिपेंडेंसी रेशियो कम हो और वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। विजुअल 2 में बैलेंस स्केल यही दिखाता है। अगर डिपेंडेंट ज्यादा हुए तो वर्किंग पॉपुलेशन पर इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ेगा। विजुअल 3 में सेक्स रेशियो मैप दिखाता है कि कैसे कल्चरल प्रेफरेंसेस में एशिया के डेमोग्राफिक मैप को डिस्टॉर्ट कर दिया है। मिसिंग वुमेन फिनोमिनन। तो पिरामिड का शेप हमें बताता है कि इकोनॉमी स्कूल बनाएगी या ओल्ड एज होम। अब हम उन थियरीज पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पॉपुलेशन स्टडीज की नींव रखी। यहाँ 3 जायंट्स हैं, मैल्थस, मार्क्स और बूसरुप। इनके बीच एक इंटेलेक्चुअल बैटल है। सबसे पहले थॉमस मैल्थस 1798। वो एक पेसिमिस्ट थे, निराशावादी। उनका प्रिंसिपल सिंपल था, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है 1, 2, 4, 8, जबकि फूड सप्लाई सिर्फ एरिथमेटिकली ग्रो करती है 1, 2, 3, 4। रिजल्ट, एक क्राइसिस पॉइंट आएगा जहां लोग ज्यादा होंगे और खाना कम। मैल्थस ने कहा नेचर अपना बैलेंस रिस्टोर करेगी थ्रू पॉजिटिव चेक्स जैसे फैमिन, वॉर और डिजीज। कैटास्ट्रोफ कर्व देखें। उनका सल्यूशन था प्रिवेंटिव चेक्स, लेट मैरिज और चैस्टिटी। लेकिन मैल्थस गलत साबित हुए। क्यों? उन्होंने टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन को फोर्स ही नहीं किया। इंसान ने खाना बढ़ाने के तरीके ढूंढ लिए। फिर आए कार्ल मार्क्स। उनका नजरिया पॉलिटिकल था। मार्क्स ने मैल्थस को रिजेक्ट किया और कहा कि गरीबी ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं, बल्कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। उनके हिसाब से रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस वो कुछ अमीरों के पास है। वो मानते थे कि सरप्लस पॉपुलेशन रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है जो कैपिटलिस्ट्स के लिए सस्ते में काम करती है। मार्क्स का सॉल्यूशन था सोशलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करो, पॉपुलेशन प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तीसरी थियरी सबसे इंटरेस्टिंग और ऑप्टिमिस्टिक है, एस्टे बूसरप 1965। उनका प्रिंसिपल है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो एंटी माल्थूसियन थी। उन्होंने कहा कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो क्राइसिस क्रिएट नहीं करती, बल्कि वो प्रेशर क्रिएट करती है जो ह्यूमंस को इनोवेट करने पर मजबूर करता है। समझ आया? पॉपुलेशन ग्रोथ फोर्सेस एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन। पहले फॉरेस्ट फैलो था, फिर बुश फैलो और फिर मल्टी क्रॉपिंग और जीएमओज। जैसे जैसे लोग बढ़े, हमने फार्मिंग टेक्निक्स इंप्रूव की ताकि डिमांड मीट हो सके। बूसरप मानती थीं कि रिसोर्सेज इलास्टिक है, जिन्हें टेक्नोलॉजी से एक्सपैंड किया जा सकता है। कंपैरिजन टेबल देखें। मैल्थस लिमिट्स और स्कैसिटी में मानते थे, फिक्स्ड सीलिंग। मार्क्स सोशल स्ट्रक्चर और मैल डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लेम करते थे। बूसरप ह्यूमन पोटेंशियल और इनोवेशन में बिलीव करती थीं। आज की दुनिया में तीनों के एलिमेंट्स दिखते हैं। रिसोर्स क्रंच भी है जैसे मैल्थस, इनइक्वालिटी भी है जैसे मार्क्स, और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी हैं जैसे बूसरप। लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम एक इमर्जिंग ग्लोबल क्राइसिस को एड्रेस करेंगे, एजिंग पॉपुलेशंस। डीटीएम का स्टेज 5। दुनिया ग्रे हो रही है। ये एक मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट है जहां पॉपुलेशन पिरामिड्स टॉप हैवी हो रहे हैं। इसके 2 मेन ड्राइवर्स हैं, बढ़ती हुई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग लंबा जी रहे हैं, और प्लमिटिंग टीएफआर, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। जापान सुपर एज्ड सोसाइटी बन चुका है और वेस्टर्न यूरोप और अब चाइना भी इस राह पर हैं। इसके सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत गंभीर हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट है श्रिंकिंग वर्कफोर्स। जब पुराने लोग रिटायर होंगे और नए वर्कर्स कम आएंगे तो लेबर शॉर्टेजेस होंगी। इससे ऑटोमेशन की डिमांड बढ़ेगी या इमिग्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिकली मार्केट डिमांड शिफ्ट होगी सिल्वर इकोनॉमी की तरफ। हेल्थ केयर, नर्सिंग होम्स, रोबोटिक्स और लेजर सर्विसेज फॉर एल्डरली। टॉयज की जगह मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी। सबसे बड़ा चैलेंज है फिस्कल प्रेशर। थिंक लाइक अ फाइनेंस मिनिस्टर। पेंशन सिस्टम्स कोलैप्स के कगार पर हैं। क्यों? क्योंकि पेंशन वो लोग फंड करते हैं जो अभी काम कर रहे हैं,
अगर वर्कर्स कम हैं और रिटायरीज ज्यादा तो सिस्टम सस्टेन कैसे करेगा? हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी आसमान छू रही हैं। विजुअल डायग्राम में साइकिल ऑफ एजिंग देखें। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से लोग बच्चे कम करते हैं, लेबर फोर्स श्रिंक होती है, टैक्स रेवेन्यू गिरता है, पेंशन डेफिसिट बढ़ता है, वर्कर्स पर टैक्स बढ़ाया जाता है, फिर वही विशियस साइकिल। एजुकेशन बजट से पैसा निकालकर हेल्थ केयर में डालना पड़ता है, फिस्कल शिफ्ट। तो गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं? पॉलिसी सोल्यूशन मैट्रिक्स देखें। 1. प्रो-नेटलिस्ट पॉलिसीज, फ्रांस और स्वीडन मॉडल, जहां टैक्स ब्रेक्स और पेड लीव देकर लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। 2. इमिग्रेशन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मॉडल, अगर खुद के वर्कर्स नहीं हैं तो वर्किंग एज माइग्रेंट्स को इनवाइट करो ताकि वो इकोनॉमी चला सके और टैक्स भर सके। 3. ऑटोमेशन और एआई, जापान मॉडल, रोबोट्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके लेबर शॉर्टेज को फिल करना। 4. पेंशन रिफॉर्म, रिटायरमेंट एज बढ़ाना, जैसे 65 से 70 करना, और प्राइवेट सेविंग्स को प्रमोट करना ताकि सरकार पर बोझ कम हो। एजिंग एक इनेविटेबल रियलिटी है सक्सेस का। हमने डेथ को कंट्रोल कर लिया, अब हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करना है। ये फ्यूचर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चुनौती है।